भयावह रूप ले सकता है यूक्रेन और रूस का युद्ध। रूस के अंदर टारगेट करने की तैयारी में है यूक्रेन। खुद यूक्रेनी रक्षा अधिकारी ने दिए हैं हमले के संकेत। यूक्रेनी एयरफोर्स प्रवक्ता ने कहा है कि रूस में मौजूद ईरानी मिसाइलों को नष्ट करना जरूरी है। तो चलिए इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे यूक्रेनी एयरफोर्स ने अपने इस खतरनाक प्लान को लेकर किस तरह से इसे अंजाम दिया है और उसके बारे में क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आपको जानना, यह समझना जरूरी है कि रूस लगातार कोशिश कर रहा है कि एक मेजर काउंटर अटैक करे ठंड से ठीक पहले, ताकि उनकी पोजीशनिंग अगले 4 महीने के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ रूस के अंदर अगर यूक्रेन हमला करेगा तो वो क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आप सबसे पहले समझिए, यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इनहाट का यह बयान है कि रूस में मौजूद ईरानी मिसाइलों पर यूक्रेन की लगातार नजर है, इसलिए वो हमला करेगा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। साथ ही इन्हें लॉन्च साइट पर ही ध्वस्त करने की तैयारी है। इस्तेमाल हो इससे पहले ही उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के जमीन पर उन्हीं की मिसाइलें ध्वस्त कर दी जाए, यूक्रेन का प्लान। यूक्रेनी एयरफोर्स प्रवक्ता ने खुद अपने इरादे बताए हैं। क्या कहा है देखिए, हम बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब देने में सक्षम नहीं है तो कोई इस्तेमाल करे सामने वाला, उससे पहले उसके हथियार नष्ट कर दीजिए। इसलिए लॉन्च साइट पर फिजिकल डिस्ट्रक्शन बेहतर विकल्प है। ये इस तरह से बयान दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप ऑपरेशन करना होगा। रूस के अंदर के ठिकानों पर ऐसा करने में यूक्रेन सक्षम है। और जिस तरह से यूक्रेन ये प्लान बता रहा है, यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इनहाट बता रहे हैं, ग्रुप कैप्टन पांडे ये बता रहे हैं, मतलब करेंगे नहीं ये तय है, क्योंकि जो करता है वो इस तरह के प्लान बताता नहीं है। ये क्या डाइवर्जन टैक्टिक्स है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि जो खासतौर में जो इनको एक रशियन फोर्सेस को थोड़ा सा नेगेटिव पोजीशन मिली है, उसमें साइकोलॉजिकल के ढंग से हैंडल किया जाए। और जहां तक बात है जो एयर पावर की यूटिलाइजेशन की बात है, एक्सप्लोटेशन की बात है, रशिया ने अभी बम्बर्स को नहीं उतारा है, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हो रही थी। तो ये जो टैक्टिकल बम्बर्स और स्ट्रेटेजिक बम्बर्स जब उतरेंगे तो और ज़्यादा इनका पैना बनाएगा अटैक में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात जो कर रहे थे वेस्टर्न कंट्री, सर आप एयर डिफेंस सिस्टम के साथ खेरसॉन की क्लैरिटी भी सामने रखिए। क्या खेरसॉन अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई का एपिसेंटर बन चुका है उसके कब्जे को लेकर? क्या साउथ यूक्रेन ही है जहां पर सदर्न यूक्रेन में ही सारा फोकस है इन दोनों देशों का? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है एक मिलिट्रिकल सिचुएशन में कि एक साथ केंद्रित होता जा रहा है, क्योंकि किसी भी एक स्वस्थ सेना के लिए जरूरी है कि वो डिस्पर्स करे दुश्मन के सेनाओं को। तो वो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है और सारी जो कंसंट्रेशन है इस समय खेरसॉन पे है। लेकिन शरदेंदु सर जरा बताइए, खेरसॉन को लेकर के पांडे सर बता रहे हैं, खेरसॉन के बारे में ये कहा जा रहा है कि खेरसॉन में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, जो वॉर सिनेरियो है, वो निर्णायक मोड़ पर आएगा। तो खेरसॉन तो इस लिहाज से देखा जाए तो पुतिन के लिए नाक का सवाल हो गया है। तो रूस कितनी जी जान लगा देगा कि खेरसॉन पर यूक्रेन का दोबारा से कब्जा ना हो सके, क्योंकि अब यूक्रेन की सेना खेरसॉन के लिए मूव कर चुकी है और वहां पे ताबड़तोड़ हमले भी कर रही है वापस लेने के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि ये 4 जो स्टेट यूक्रेन ने गंवाए हैं रशिया को, इसमें उसने एक खरसों को सेलेक्ट किया है, क्योंकि खरसों एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पे, उससे ब्लैक सी की प्रॉक्सिमिटी है और साथ में ओडेसा भी नज़दीक में है और वहाँ पे क्रीमिया को भी वो डोमिनेट कर सकता है। तो उसने आउट ऑफ 4 ये खरसों को सेलेक्ट किया, क्योंकि उसको शुरू में टैक्टिकल विक्ट्री भी मिली है। वहाँ काफ़ी एरिया 10 से 15 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का उसने अपना रिकैप्चर किया। एक बार मनीष के पास चलते हैं सर, मॉस्को चलते हैं। मॉस्को में सर आते हैं आपके पास, एक बार मॉस्को चलते हैं। मनीष, ये सारी बातें जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, क्या ये सारी बातें आज जब मॉस्को में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बैठेंगे बातचीत करने की टेबल पर, तो क्या डिस्कस होंगी? हम बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल जो व्यापार है वो सब तो बात करेंगे, जरूर करेंगे। और वो जो आप बता रहे थे कि ये इंडिया की यही डिप्लोमेसी की खासियत है, लेकिन वॉर को लेकर कोई एजेंडा सामने होगा, बातचीत होगी? बिल्कुल होगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर विस्तार से चर्चा होनी है और मुझे लगता है कि भारत रूस पर ये परसू भी करेगा कि किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाए। आप देखें कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर भारत चाहे और भारत अपनी ताकत का या अपने पावर का इस्तेमाल करे
तो रूस को मना सकती है, क्योंकि रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और वैसे में बातचीत के टेबल पर दोनों पक्षों को लाया जा सकता है। हालांकि ये भी बात सही है कि जेलेंस्की के तेवर लेकर देखकर लग रहे हैं कि वो खुद बातचीत अभी नहीं करना चाहता और उसके लिए बेबुनियाद शर्तें भी रख रहा है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप कहें तो जब दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत होगी तो उसमें रूस यूक्रेन युद्ध सबसे फोकस रहने वाला है, क्योंकि हमारी भी जितनी बातचीत है उसका भी सीधा सीधा असर उसी युद्ध पर पड़ रहा है। आज रुपए रूबल ट्रांजैक्शन पर हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि युद्ध की वजह से सैंक्शन लगे हुए हैं। आज तेल खरीदने पर लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि युद्ध की वजह से सैंक्शन में है। तो युद्ध पर तो बातचीत होगी, लेकिन मनीष युद्ध की जो आप बात कर रहे हैं उसमें न्यूक्लियर युद्ध होगा, इसको लेकर पूरे विश्व पर खतरा बना हुआ है। कल जो स्टेटमेंट आया मॉस्को से उसमें एक वर्ड बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया था, भारत और रूस बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। ये कैसे डेवलप होता हुआ दिख रहा है आपको ऐसे समय में जब यह चर्चा हो रही है कि ईरान और रूस मिलकर ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, रूस ईरान की मदद करेगा, उसमें भारत बातचीत करेगा। यह पॉजिटिव है, नेगेटिव है? दोनों चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पॉजिटिव इस मायने में है कि अब आप देखिए कि भारत का कद किस लेवल तक चले गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हमेशा ऐसा माना जाता था कि वो सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी थी। आज रूस भारत को एक पार्टनर के तौर पर देख रहा है कि ईरान का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको लेकर जो रूस सोचता है उसमें वो भारत को किस तरह से अपने साथ ला सकता है, क्योंकि रूस को भी पता है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात आगे बढ़ी, अगर एक नया फ्रंट खुला अमेरिका के साथ, तो वैसी स्थिति में भारत की निर्णायक भूमिका ठीक वैसे ही हो सकती है जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की आज की भूमिका है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा। मनीष, कैप्टन डीके पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मनीष हमारे साथ जो गेस्ट हैं डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर देखिए, इसमें आरआईसी रशिया, इंडिया और चाइना के मुद्दे पे भी इसमें एक पॉइंट रखा गया है कि बातचीत होगी। तो क्या उसके बारे में कुछ पता चल रहा है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आरआईसी पर बातचीत होगी, एससीओ पर बातचीत होगी, क्योंकि एससीओ की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। G20 को लेकर बातचीत होगी। अगले हफ्ते G20 सम्मेलन होना है, आशीष वहां जा भी रहे हैं और वहां पर मोदी पुतिन की संभावित मुलाकात को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो दूसरे और प्लेटफॉर्म है, क्योंकि रशिया और इंडिया कई सारे ऐसे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर साथ में हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इन सब में ये देखेंगे दोनों देश कि कैसे दोनों एक साथ तमाम मुद्दों पर सहमति जताते हुए आगे बढ़े। हालांकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर बड़ी बातें आज निकलकर सामने आएंगी, उस पर मनीष आप नजर बनाए रखें। आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे और अपडेट लेंगे। आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।